हेलो फ्रेंड्स, अशोका आईएएस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि हमारी जो है एक अभ्यास सीरीज चलती है जिसमें हम पीवाईक्यू के प्रश्नों का अध्ययन कराते हैं, मतलब प्रैक्टिस कराते हैं। ठीक है। और एक हमारी प्रैक्टिस सीरीज चलती थी। अभी कुछ दिन से पीसीएस के एग्जाम की वजह से मैं फ्री नहीं हो पा रहा था, तो मैंने जो है ये सीरीज को थोड़ा सा स्टॉप कर दिया था। लेकिन हमारा मेन उद्देश्य ये है कि इसमें जो है आपको लगभग 1000 क्वेश्चनों के माध्यम से, मैंने यहाँ 1000 डाल रखा है, तो लगभग 1000 प्रश्न आपके प्रैक्टिस कराए जाएंगे। आप बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर 1000 डाल रखा है, वहां पर 1040 डाल रखा है, इतने प्रश्न कैसे कराएंगे। तो वो मेरी हेडेक है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मुझे कैसे कराना है। और ये 2026 मेंस के पहले पूरी हो जाएगी। ठीक है। इतना आपने आप अगर कर लिया तो समझ लीजिए कि आपको मेंस में कोई पीछे कर ही नहीं सकता है। ठीक है। बस आपको मेरे अकॉर्डिंग जैसा मैं बता रहा हूं, बस आपको वैसे ही करना है। और इस प्रैक्टिस सेट में, मतलब इस प्रैक्टिस सीरीज में हम ये कराएंगे कि आपको 360 डिग्री आपका सिलेबस जो है पूरा रिवाइज कराएंगे। तो इसमें आपको करना क्या है, जैसे मैं सलाह दूं कि जैसे मैंने आपको ये बोलूं कि ये प्रश्न है, तो इसमें आप जाकर के इतिहास का ये पार्ट आप पढ़ लीजिए। ठीक है। तो जैसे आप वो प्रश्न, आप इतिहास का वो पार्ट पढ़ लेंगे तो आपका प्री के भी प्रश्न तैयार हो जाएंगे वहां से, और मेंस में तो आप फिर उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। क्योंकि आप जो इतिहास का ये पार्ट आपको मैं बोलूंगा कि आप ये है जो है, मान लो मैं कहता हूं दिल्ली सल्तनत आपको पढ़ना है, तो दिल्ली सल्तनत आप पढ़ लेंगे, तो अगर प्री में उससे संबंधित अगर प्रश्न बनता है तो आपका पहले तो वो सॉल्व हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जब मैं प्रैक्टिस के लिए 2 प्रश्न दूंगा, आप देख ही रहो कि यहाँ पर मैं प्रश्न देता हूं, जैसे ये प्रश्न है और इसी आधार पर ये प्रश्न है। फिर ये प्रैक्टिस के लिए जैसे डे 13 जो अगले दिन कल आपको करना है, तो ये प्रैक्टिस के लिए प्रश्न दिया। तो मैंने जैसे आपसे बोला कि 1757 से 1857 तक का जो है आपको इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ लेना। ठीक। जैसे आप पढ़ोगे तो ये प्रश्न तो आप प्रैक्टिस में करोगे। इससे संबंधित जो पीवाईक्यू आए हुए हैं या पीटी का आप जो है कोई टेस्ट दे रहे हैं, तो आप उसको जो है रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपने एक टॉपिक भी पढ़ लिया, प्री के भी प्रश्न जो भी जहां से मिले वहां से सॉल्व करिए। बाकी हम प्री के प्रश्न तो अभ्यास सीरीज में करा ही रहे, सॉरी जो है आपको पीटी एक नजर में करा ही रहे। ठीक है। यहां पर जो प्रश्न है, इस प्रश्न में आपको क्या मिल जाएगा कि आपको यहां से जो है आपका सिलेबस पूरा जो है रिवाइज हो जाएगा। ठीक है। तो मेंस के स्तर पे आप अगर इसको कर लेंगे तो आपको कोई पीछे कर ही नहीं सकता। 2000 प्रश्न मतलब समझ रहे हो, कोई नहीं कराता होगा। पूरे साल में व्यक्ति 200-300 प्रश्न लिख लेता, बहुत मैं तो, मेरे साथ के जो बच्चे होते थे, मेरे साथ के जो दोस्त हुआ करते थे, जब मैं अपने समय में जो एग्जाम दिया करता था, तो मेरे साथ के जो बच्चे हुआ करते थे वो बोलते थे कि मतलब लिखते ही नहीं थे, बोलते क्या थे, लिखते। मैं रोज जो है क्वेश्चन लिखता था और मैं खुद से भी टेस्ट चेक करता था। जो कुछ अध्यापक होते थे मेरे गुरु, उनसे भी मैं जाकर के चेक कराता था। तो वो मतलब कभी कभी लगता था कि अरे यार जब प्री निकल जाएगा तब देखेंगे। तो इस तरह से उनका ना कभी प्री निकला और मेंस के 1-2 लोगों का प्री भी निकला, तो मेंस में कुछ नहीं कर पाए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि मैंने जो अनुभव अपना लिया है वो मैं अनुभव आपके समझ साझा कर रहा हूँ, तो उस अनुभव को आप आनंद लीजिए और इस तरह से धीमे धीमे प्रैक्टिस करते रहोगे तो एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप 1000 प्रश्न आपको पूरे कराए जाएंगे। और मेंस से पहले अभी क्या है कि हम 2 प्रश्न 3 प्रश्न ले रहे हैं, फिर धीरे धीरे पीटी आ जाएगा तो बीच में बंद कर देंगे। लेकिन जैसे प्री क्वालिफाई हो जाएंगे उसके बाद मेंस में बिल्कुल धड़ाधड़ जो है, मतलब एक तरीके से 5-5, 10-10, 20-20 प्रश्न कराऊंगा मैं। ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपको दिन रात में, जैसे 20 प्रश्न मैंने दे दिए तो आपको बोलूंगा कि 3 घंटे में आप इसको लिख के दीजिए। जैसे आप लिख के देंगे, मुझे प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, लिख के देंगे तो मैं खुद चेक करूंगा आपका प्रश्न। ठीक है। उस समय जो बच्चे हमारे ग्रुप से होंगे उनकी कॉपी मान लो 5-6-10 बच्चे होंगे। ठीक है। अगर उन बच्चों में 10 बच्चे अगर होते हैं तो 10 बच्चों की कॉपी मैं खुद चेक करूंगा। ठीक है। और जो बच्चे जो है मेरे साथ के जो सर हैं जो मुझसे पहले से, उनसे भी मैं चेक कराऊंगा, वहां से भी आपको जोड़ दूंगा, तो उनसे भी आप लिख के चेक करा सकते हो। ठीक है। तो इस तरह से आप करोगे तो आपका बहुत ज्यादा जो है लाभ हो जाएगा। ठीक है। और मुझे इधर उधर की बातें करनी नहीं है, फालतू में मैं दुनिया की कला नहीं बताऊंगा कि आप मुझे फॉलो करो, ये करो वो करो। अगर आपको सही लगता हो तो आप देखिए, अन्यथा आप जा सकते हैं। ठीक। तो यहीं तक रखते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप मैं स्टार्ट करता हूँ। हमारी सर्वप्रथम रणनीति का हिस्सा क्या होता है, सिलेबस होता है। तो पहले हमको अपना सिलेबस देखना है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको, जब आप यूपीएससी के जीएस फर्स्ट में जाएंगे तो आपको ये सिलेबस देखने को मिलेगा। ठीक। जैसे कि भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक का कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला। तो एक प्रश्न आपका यहां से बनता है, ये देखिए ये वाला। ठीक। भारत की कला और संस्कृति पर विभिन्न विदेशी आक्रमणों का प्रभाव। ठीक है। तो मतलब जैसे विदेशी अगर भारत के अंदर आए तो उन्होंने भारतीय कला को कैसे प्रभावित किया, मतलब भारतीय कला और संस्कृति को कैसे प्रभावित किया। तो एक प्रश्न आपका सीधे सीधे सिलेबस के इस पॉइंट से मिलता है। ठीक है। ये पढ़िए इस पॉइंट को, मतलब इस वाक्य को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य, वास्तुकला। तो साहित्य वास्तुकला से ही प्रश्न बनाया गया है। फिर आपका दूसरा प्रश्न ये है, जो पहला प्रश्न है इसका। ठीक है। तो यहाँ पर क्या, विधान परिषदों के भीतर राष्ट्रवादियों द्वारा की गई कार्रवाइयों भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को गति प्रदान की। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो लगभग आपको ये सारे टॉपिक जो है आपको मिल जाएंगे। जैसे 18वीं सदी से लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और विकास। ठीक। फिर स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण, विभिन्न भागों में इसमें योगदान देने वाले महत्वपूर्ण
व्यक्ति है उनका योगदान, स्वतंत्रता पश्चात, फिर विश्व इतिहास। तो विश्व इतिहास स्वतंत्रता पश्चात तो यहाँ पर है नहीं, ये टॉपिक दो हैं, 2 नंबर और 3 नंबर, ये इससे लिंक कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पर आपको इससे जो है लिंक करके ऐसे ही पढ़ना है। तो आप जो है पहले तो जाइए, अगर आपको जैसे मैं यहाँ पर देखना है तो मेरे वीडियो को यहीं पर पॉज कीजिए और जा करके पहले आप जो है पढ़िए। क्या पढ़िए कि प्राचीन काल में जो विदेशी आक्रमण हुए उसको देखना है। ठीक, फिर उसके बाद 18वीं सदी का इतिहास थोड़ा सा पढ़ लीजिए, वहां से पढ़कर मतलब 1700 यहाँ पर ये विधान परिषदों के भीतर जो ये प्रश्न पूछा गया, तो इसमें राष्ट्रवादियों का योगदान पढ़ लीजिए कि राष्ट्रवादियों का विधान परिषदों में क्या योगदान था। तो पहले राष्ट्रवादियों के बारे में जैसे पढ़ोगे तो ये सारे पॉइंट वहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जिससे भी पढ़ रहे हो, विपिन चिंद्रा सर की बुक से पढ़ रहे हो या स्पेक्ट्रम से पढ़ रहे हो, एक ही पुस्तक आपको पढ़नी है, 10 पुस्तक आपको नहीं पढ़नी। या एनसीईआरटी ले लीजिए, सबसे प्रमाणिक स्रोत है एनसीईआरटी। ठीक, तो हम सीधे चलते हैं इस प्रश्न को। यहाँ पर मैंने लिख रखा है, ये देखिए मेरी फ्रेमिंग है। ठीक है, मैं पहले फ्रेमिंग यहाँ पर लिख के देता था कॉपी पे, मतलब बोर्ड पर आपके सामने, लेकिन पेन टाइप में लिखने में थोड़ा समय भी लगता था क्योंकि मुझे प्रैक्टिस सीरीज भी बनानी है, पीवाईक्यू सीरीज भी बनानी है, तो समय लगता था। तो मैंने इसको क्या कर दिया, कॉपी पे ही लिख दिया। और ये फ्रेमिंग में मुझे आपको देनी है। अब मैं यहाँ पर जैसे लिख देता था तो मैं उसको आपको दे नहीं सकता था, मतलब पीपीटी अगर मैं देता तो वो आपको समझ में ना आती, आप उसको निकलवाते तो ठीक से निकल के ना आता, क्योंकि आप प्रिंट अगर निकलवाते तो ये जो व्हाइट वाला पार्ट है ये आपके प्रिंट में ब्लैक कलर का आएगा और जो लिखा हुआ है वो भी ब्लैक में आएगा, तो आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा। अगर आप इसको निकलवाओगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आप इसको जो है पढ़िए और इसको निकलवा लीजिएगा। अभी मत निकलवाइएगा, अभी आप केवल स्क्रीन पर पढ़ते रहिएगा, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। जब आपका मेंस आए, जैसे प्री क्वालिफाई हो जाए, तो ये मेंस के समय निकलवा करके केवल इन 2000 प्रश्नों को, 1040 प्रश्न पीवाईक्यू के और 1000 प्रश्न इसके, अगर आपने 2000 प्रश्न की श्रृंखला करके आपने कर ली तो आपका मेंस आपका रोक ही नहीं सकता कोई। ठीक, इतने प्रश्न कोई कर ही नहीं पाता। आप टेस्ट सीरीज में देखिए 20 प्रश्न एक टेस्ट सीरीज में आते हैं, लगभग 30 टेस्ट सीरीज होती है, तो 20 × 30 करोगे 600 प्रश्न की ही प्रैक्टिस कराई जाती है। अब आपने ये है कि प्री के बाद 2-3 टेस्ट, 2 संस्थानों के टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो 1200 शब्द की प्रैक्टिस हो जाएगी, इससे ज्यादा थोड़ी हो जाएगी। अभी से आप करोगे तो 2000 कर लोगे, फिर उस समय जो है और ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो कितने 4-5 हजार प्रश्न आपने प्रैक्टिस कर लिए। ठीक है, तो आपका कौन मेंस रोक लेगा बताइए। तो चलते ये प्रैक्टिस 12 है। ठीक, इसमें 2 प्रश्न है, ऐसे ही हम 2-3 प्रश्न कराते रहेंगे। अभी 2 कर रहे हैं, फिर धीरे से बढ़ा देंगे। ठीक, तो यहाँ पर लिखा हुआ विधान परिषदों के भीतर राष्ट्रवादियों द्वारा की गई कार्यवाहियों ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को गति देने में क्या योगदान दिया। ठीक, तो यहाँ पर देखिए विधान परिषदों का संक्षिप्त विवरण आपको देना है कि 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम था, वहीं से सलाहकारी, मतलब कि जो भारत परिषद अधिनियम जो था वो भारत में स्टार्ट जब हुआ, जब आपकी परिषदें स्टार्ट हुई तो भारत, ये 1861 के भारत परिषद अधिनियम से स्टार्ट हुई। ठीक है, तो पहले क्या था, भारतीयों को यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर मतलब भारतीयों को प्रतिनिधित्व नहीं था, केवल भारतीयों को इसलिए रखा जाता था कि सलाहकारी प्रवृत्ति की थी, कि मतलब कि सलाह दे सकते हो ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश सरकार उस सलाह को माने या ना माने। तो आप इसका जो है संक्षिप्त विवरण थोड़ा सा देना है। फिर आपके मेन बॉडी में यहाँ पर मैं कहीं कहीं एमबी लिख देता हूँ, तो एमबी का मतलब मेन बॉडी होता है। ठीक है, यहाँ पर तो मैंने लिख दिया है। फिर मेन बॉडी में आपको राष्ट्रीय आंदोलन को गति देने में विधान परिषदों के उपयोग में राष्ट्रवादियों को योगदान, कुल मिला के राष्ट्रवादियों को योगदान देना है जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में विधान परिषदों के उपयोग पर दिया है उन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक पॉइंट है, ब्रिटिश शासन की अन्यायपूर्ण नीतियों को उजागर करना ना, मतलब कि ब्रिटिश शासन की अन्यायपूर्ण नीतियों और भारत की जनता की दयनीय स्थिति को ये मतलब कि ब्रिटिशों के समक्ष रखना था। ठीक है, मतलब कि वहां की जो सरकार, मतलब की सरकार थी उसके सामने इसको, मतलब वहां के जो राजा थे, सम्राट थे, उनके सामने हमको दिखाना था। ठीक, फिर उसके बाद दादा भाई नौरोजी ने भी, जो हमारे राष्ट्रवादी नेता थे, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता वगैरह जो थे, उन्होंने क्या किया कि इन परिषदों में जा करके और भारत के अंदर मतलब कि भारतीय प्रतिनिधित्व को बढ़ाया और प्रशासनिक सुधारों की मांग करी कि प्रशासन में ये सुधार होना चाहिए, शिक्षा में ये सुधार होना चाहिए। ठीक है, अलग अलग तरीके से। फिर जनता को जागरूक किया और जो प्रेस हुआ करता था, प्रेस पत्रकारिता होती थी प्रेस के माध्यम से। ठीक है, प्रेस के माध्यम से क्या होता था, ये सूचनाओं को जन जन तक पहुंचाया गया, जिसने जन जन तक जब पहुंचाया तो राजनीतिक चेतना में क्या हुई, बढ़ोतरी हुई, मतलब राजनीतिक चेतना बढ़ी, मतलब लोगों तक जब से, जैसे मान लो कि आज जो है सरकार पत्रकारों मतलब कि मीडिया के माध्यम से आप तक सूचना पहुंचाती है, ऐसे उस समय भी प्रेस का विकास, जब प्रेसों का विकास हो गया तो यही सूचना जो संसद के, जैसे आज देखते हो ना संसद के अंदर जो बैठकें होती हैं उनको जो है दूसरे दिन पेपर पे आ जाता है, मीडिया पे दिखने लगता है। उस समय क्या होता था कि जो जैसे मान लो फिरोज शाह जो मेहता जी है, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये राष्ट्रवादी नेता थे। ये वहां पर जो परिषदें होती थी वहां पर बैठक करते थे और अपनी बात रखते थे, तो उससे क्या होता था, वही पेपर में छप के आ जाती थी प्रेस पे, और वो छप करके जब जनता तक बात होती तो जनता को भी लगता था कि हमारी बात रखी जा रही है लेकिन ब्रिटिश सरकार सुन नहीं रही है। तो उससे क्या होता था कि मतलब जो जनता होती थी वो उग्र हो जाती थी और राजनीतिक चेतना को बढ़ावा मिला। फिर स्वशासन की मांग को मजबूत किया कि हमें जो है अपना शासन हमें खुद करने दो। इस सब चीजों की मतलब हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो इसका मतलब हम अपने देश को भी चला सकते हैं। इस तरह से उन्होंने आपको 4-5 पॉइंट लिखना है और छोटा सा निष्कर्ष डाल देना। ठीक, तो यहां तक जिनको देख लिया है, तो अगर उनको लग रहा है कि मैं खुद से प्रैक्टिस कर सकता हूं तो देख के जा सकते हो, लेकिन अगला प्रश्न अभी पीछे लगा हुआ है तो इसलिए आपको 10-20 मिनट देकर के पूरा देख ही लेना चाहिए। ठीक,
तो यहाँ पर मैंने कैसे लिखा, मैंने प्रश्न यहाँ पर लिखा ही हुआ है, ठीक है, यहाँ भी लिख दिया है। तो अब मैं यहाँ पर प्रश्न नहीं लिखा हूँ क्योंकि 3-3 जगह प्रश्न लिख जाता है। तो आप शुरुआत देखिए 2 तरीके से कर सकते हो, एक ये तरीका है और यहाँ पर या डाल करके मैंने दूसरी भूमिका लिख दी। तो आपको पहले देखिए क्या करना है कि भारत में 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, उत्तरार्ध का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो 19वीं सदी तो मतलब 1800 ईस्वी, तो 1800 ईस्वी को 2 भागों में बांटो, 1800 शुरुआत फिर 1850, ठीक है। तो 1850 मतलब कि 1800 ईस्वी को हमने 2 भागों में बांट दिया। तो 1800 से लेकर के 1850 के बीच का जो शुरुआत का काल है ये पूर्वार्ध कहलाएगा, ठीक है, पूर्वार्ध। और 1850 के बाद से लेकर के 1900 ईस्वी तक ये क्या कहलाएगा, आपके उत्तरार्ध, ठीक, उत्तरार्ध, ठीक है। यही लिखने में समस्या होती है ऐसे, तो इसलिए मैंने इसको कॉपी पे लिखना है, यहाँ पर कॉपी पे लिखना, फ्रेमिंग ज्यादा सही समझा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको क्या लिख सकते हो कि ये भारत में 19वीं सदी के उत्तरार्ध से लेकर 1920 तक विधान परिषदों को केवल सलाहकार स्वरूप में अधिकार प्राप्त थे, मतलब सलाह दे सकती, लेकिन राष्ट्रवादी नेताओं ने इन्हीं परिषदों को ब्रिटिश नीतियों के विरोध और राष्ट्रीय भावनाओं के प्रसार का मंच बनाया, ठीक, नॉर्मल लिख सकते हो। फिर आप ऐसे शुरू कर सकते हो, भारत काट दो, आप लिख दो, ब्रिटिश भारत में विधान परिषदों की सर्वप्रथम स्थापना 1861 के भारत परिषद नियम के तहत की गई। आरंभ में इन परिषदों का कार्य केवल सलाहकारी प्रकृति का था, लेकिन बाद में राष्ट्रवादी नेताओं ने इन परिषदों का उपयोग राष्ट्रीय भावना के प्रसार तथा ब्रिटिश नीतियों के विरोध का मंच बनाया, ठीक। इस तरह से मतलब ये एक ही चीज लिखी, लेकिन मैंने 2 तरीके से लिख के दी कि आप भाषा शैली को इधर उधर घुमा के आराम से लिख सकते हो, ठीक। फिर आपने राष्ट्रीय आंदोलन को गति देने में विधान परिषदों में उपयोग में राष्ट्रवादियों का योगदान देना, तो ये पहले आपने ये डाला। राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करते हुए भारतीयों की परेशानियों को उजागर किया, मतलब भारत के अंदर जो लोगों की, जनता के जो उग्र थे, जो जैसे प्रशासनिक सुधार करना था, इस तरह से अलग अलग तरीके से जो मांग हो रही थी उन मांगों को वहां पर रख रहे थे, ठीक। तो जैसे कि उदाहरण में दादा भाई नौरोजी ने 1892 की विधान परिषदों में निष्कासन का सिद्धांत दिया कि जो निष्कासन का सिद्धांत जैसे ड्रेन थ्योरी की, मतलब यहां से पैसा, भारत से पैसा उठा करके विदेश में जा रहा है, तो ये चीजें वहां पर परिषदों में रखा, प्रस्तुत कर अपनी बात को प्रस्तुत कर, मतलब कि सिद्धांत को प्रस्तुत कर भारत की आर्थिक लूट का विरोध किया, ठीक। फिर ऐसे दूसरा पॉइंट, उदारवादी नेताओं ने परिषदों में सुधार तथा प्रशासनिक सुधार एवं भारतीय प्रतिनिधित्व की मांग की। उदाहरण, गोपाल कृष्ण गोखले ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करते हुए प्राथमिक शिक्षा के लिए सरकारी व्यय बढ़ाने का प्रस्ताव। आज भी देखते हो कि आप परिषदों में, विधान मतलब संसद में क्या बात रखते हो, जो आपके नेता होते हैं, आपके प्रतिनिधित्व होते हैं, प्रतिनिधि जो होते हैं, मान लो MP हो गए, MLA हो गए, तो ये आपकी बातों को तो रखते हैं कि हमारे स्कूल, मतलब कि स्कूल की स्थिति सही नहीं है, स्वास्थ्य सेक्टर सही नहीं है, आप उसमें सुधार करिए, ये पॉइंट लिखिए। उस समय भी यही होता था, यही बात रखी गई है। फिर आपको सीधे राजनीतिक प्रशिक्षण का केंद्र, परिषदों में शांतिपूर्ण तरीके से सुधारों की मांग ने बाद में बाल गंगाधर तिलक जैसे उग्र राष्ट्रवादियों के आंदोलन के लिए आधार तैयार किए। बाद में जो मतलब उग्र राष्ट्रवादी नेता हमारे जब निकल के आए, मतलब जिनको गरम दल, नरम दल, पहले नरम दल थे, फिर उसके बाद गरम दल आए, तो उन्होंने जो इस तरह से कार्य किया, तो वो क्या किए कि सुधार में, मतलब कि ये जो पहले के सुधार थे, मतलब जो पहले सुधार, मतलब कि पहले सलाहकारी प्रवृत्ति थे, फिर धीरे से कहते राष्ट्रवादी आंदोलनों का आधार तैयार किया इन्होंने, ठीक। फिर आपको छोटा सा निष्कर्ष लिखना है। इस प्रकार विधान परिषदों में राष्ट्रवादियों की गतिविधियों ने राजनीतिक जागरूकता, संगठन और वैचारिक एकता को बढ़ावा दिया, जिससे स्वतंत्रता आंदोलन को नई गति मिली, ठीक। इस तरह से निष्कर्ष लिख के आप पूरा आंसर कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइएगा, ठीक। फिर हम दूसरा प्रश्न लेते हैं, प्राचीन भारत की कला और संस्कृति का विदेशी आक्रमणों के प्रभाव का विश्लेषण करें, ठीक। सिंपल लिखना है आपको, प्राचीन भारत की कला और संस्कृति पर विदेशी आक्रमण। अब आपको सिर्फ प्राचीन काल तक सीमित रहना है, ये नहीं कि आधुनिक और मध्यकालीन भारत तक चले जाओ, कुछ नहीं जाना है। प्राचीन काल में आपको देखना है, प्राचीन काल में तो आप विदेशी आक्रमण कहाँ से स्टार्ट होता है, लगभग 6वीं सदी ईसा पूर्व से, ठीक। फारसी आक्रमण शुरू हो जाता है। तो आपको प्राचीन काल में विदेशी आक्रमणों का संक्षिप्त व्याख्या करनी है, जैसे कि फारसी आए, फिर यूनानी आए, शक, पार्थियन, कुषाण आए, तो इनके आक्रमणों का छोटा छोटा सा विवरण कि मतलब आप लिख सकते हो कि जो है लगभग जो है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से भारत में विदेशी आक्रमण स्टार्ट हो गया था, आरंभ हो गया था। जिन्होंने विदेशी आक्रमण में शुरुआत में फारसी आए, फिर यूनानी आए, फिर शक, कुषाण आदि आए, जिन्होंने भारतीय कला को बहुत गहराई से या भारतीय कला को प्रभावित किया, ठीक। ऐसे मतलब शब्द बना करके लिख सकते हो, ठीक। इस तरह से फिर उसके बाद जो है मुख्य भाग में आपको फारसी आक्रमण में लिख देना है। तो फारसी आक्रमण का जब प्रभाव होगा तो इस तरह मतलब कि कला और संस्कृति में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो साहित्यिक प्रभाव पड़ेगा। साहित्य में क्या प्रभाव पड़ा, कला और स्थापत्य में, मतलब कि जो उस समय की शैलियां, जो बिल्डिंगें बनती थी, उन पर क्या प्रभाव पड़ा। फिर धर्म पर क्या प्रभाव पड़ा, भारतीय धर्म बाहरी धर्म से कैसे प्रभावित हुआ। फिर यूनानी आक्रमणों ने मूर्ति कला है, क्यों आप जानते ही हो, सिक्कों का निर्माण कैसे किया, रंगमंच, ज्योतिष विद्या, ये सब कैसे प्रभावित हुई। फिर शक, कुषाण, पार्थियन वगैरह की चर्चा करनी, मूर्तियों, वस्त्र और धर्म, मतलब कि जैसे आज हम वस्त्र जो पहनते हैं वो विदेशी वस्त्रों से प्रभावित हुए क्या। आप देखते हो विदेश में जो वस्त्र पहनते हैं, टी शर्ट, लोवर, हमारा तो जो मूल धोती कुर्ता है वस्त्र में, लेकिन हम लोग आज टी शर्ट, लोवर पहनते हैं, तो ये कहीं ना कहीं विदेशी वस्त्रों की क्या है, संस्कृति को हमने
अनुपालन किया, उसको फॉलो किया। ठीक है, तो इसी तरह से उस समय जो है क्या संस्कृति भारत की थी और भारतीय संस्कृति को कैसे भारतीय संस्कृतियों में अपना लिया गया। ठीक, इस तरह से आपको लिखना है। तो फिर छोटा सा निष्कर्ष दे देना, आपका आंसर पूरा हो जाएगा। तो मैंने क्या शुरू किया, भारत में विदेशी, ये विदेशी लिखा हुआ है, छोटा हो सकता है आपको दिखे। अगर आप लोग कमेंट करना है छोटा हो तो मैं इसको जो है कई पार्ट में, मैंने सोचा कि एक ही में ले लेता हूँ, एक ही पेज को एक बार में, तो ज्यादा स्लाइड नहीं बनानी पड़ेगी। तो अब अगली बार से क्या करूंगा, इतना पार्ट काट करके अलग कर दूंगा। आप लोग कमेंट में बताना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, थोड़ी क्लास लंबी हो जाएगी, 20-22 मिनट की बन जाएगी, तो परेशान मत होना, क्योंकि 2 प्रश्न है। फिर विदेशी आक्रमण का प्रभाव क्या हो, फारसी आक्रमण, साहित्यिक प्रभाव। तो फारसी लेखन की नई शैली खरोष्ठी का विकास हुआ। ठीक, खरोष्ठी लिपि का विकास हुआ। जैसे अशोक के शिलालेख में आप खरोष्ठी लिपि में दिखा जा सकता है, जो कहां से लिखी जाती है, बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। ठीक, मतलब दाएं से इस तरफ से लिखी जाती है, ऐसे लिखी जाती है, ऐसे करके, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, इस तरह से। ठीक, फिर कला, साहित्य, कला और स्थापत्य में क्या प्रभाव पड़ा, तो फारसी कला का प्रभाव मौर्यकालीन कला और स्थापत्य पर पड़ा। अशोक के एकाश्म स्तंभ शिलालेख की समानता अखमनी साम्राज्य के विजय स्तंभों से ली गई है, या विजय स्तंभों से मेल खाती है। ठीक, फिर धर्म पर प्रभाव क्या पड़ा, तो बाल स्नान, जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने अपने जन्मदिन के समय से ही बाल स्नान जैसी धर्म फारसी शैली को अपना करके उन्होंने, मतलब उनकी धर्म, मतलब कि उनके धर्म का प्रभाव चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में पड़ा। ठीक, इस तरह से। फिर यूनानी आक्रमण में आप क्या लिख सकते हैं, ज्योतिष विद्या का प्रभाव भारतीय ज्योतिष और खगोल शास्त्र पर पड़ा। ठीक है, संस्कृत में होरा शास्त्र जो है, ज्योतिष शास्त्र, ये शब्द ग्रीक शब्द के ग्रीक होरोस्कोप से लिया गया। ग्रीक शब्द है जो होरोस्कोप से लिया गया। सिक्कों के निर्माण का कार्य, आपने सिक्के जो अच्छी क्वालिटी की, मतलब अच्छे और सुंदर डिजाइन के बने होते थे, उनकी बात की गई है। तो सिक्के जो है, जो स्वर्ण चांदी में ढले जाते थे, ये कला भी यूनानियों से सीखी गई है, मतलब ली गई है। ठीक, मूर्तियों में हेलेनिस्टिक कला, जो ग्रीक कला है, आपको पता ही है, बुद्ध की मूर्ति भी हेलेनिस्टिक कला में बनी हुई है, आपको पता ही होगा। फिर भारतीय शैलियों को मिलाकर भारत में गांधार शैली, मतलब कि हेलेनिस्टिक शैली और भारतीय शैली दोनों को मिलाओगे तो गांधार शैली का विकास आपको देखने को मिलता है। ठीक है, फिर इकट्ठा लिख दिया आप मैंने, क्योंकि भाई 200 शब्द का प्रश्न है। अगर अलग अलग होता तो शक को अलग लिखता, पार्थियन को अलग लिखता, कुषाण को अलग लिखता। ठीक है, तो अब छोटा छोटा पूछा गया तो मैंने थोड़ा थोड़ा सबसे लिए। फिर धर्म, वस्त्र और मूर्तियां कहीं ना कहीं शक कुषाण और प्रभाव, शक कुषाण के प्रभाव में आकर एक अलग तरह से विकसित हुई। ठीक है, मथुरा कला शैली की मूर्तियों पर प्रभाव, उदाहरण मथुरा से प्राप्त कनिष्क की प्रसिद्ध शीशविहीन, मतलब कि सर नहीं है उसमें, शीशविहीन मूर्ति का दिखाई पड़ना, जो कहीं ना कहीं किससे, कुषाण शासक से प्रभावित थी। ठीक, फिर उसके बाद शक में कुषाणों ने वस्त्र पर भी प्रभाव पड़ा, जैसे कि पगड़ी, अंगरखा, पतलून और भारी लंबे कोट, ये सब कहीं ना कहीं बाहर के शक कुषाण वस्त्रों का प्रभाव भारतीय वस्त्रों पर पड़ा। ठीक, फिर धर्म पर प्रभाव क्या पड़ा, कुषाण शासक कनिष्क ने बौद्ध धर्म अपनाया। आपको पता ही है, कुषाण शासक जो कनिष्क था उसने बौद्ध धर्म को अपनाया। फिर उसके बाद चौथी बौद्ध संगीति जो कहाँ हुई थी, कश्मीर में हुई थी, कश्मीर के कुंडलवन में। ठीक है, तो उसकी संगीत का आयोजन भी किसने कराया था, कनिष्क ने कराया था। और बौद्ध धर्म के एक नए पंथ की शुरुआत है, जिसे महायान भी बोलते हैं। ठीक, फिर आपको छोटा सा निष्कर्ष लिखना है, भारतीय संस्कृति निष्क्रिय नहीं रही, बल्कि उसने बाहरी प्रभावों को आत्मसात कर अपनी विशिष्टता बनाए रखी। इन आक्रमणों ने भारतीय कला और संस्कृति को अधिक सम्मिश्र, जीवंत और नवोन्मेषी स्वरूप प्रदान किया। ठीक, इस तरह से आपको प्रश्न लिखना है। बार बार इनकी प्रैक्टिस करिए, जहां पर दिक्कत आए मुझे बताइए। कल के प्रश्न के लिए आपको प्रैक्टिस 13 है, इसका जो है प्रैक्टिस करना है। आप लिखिएगा जाकर के, इस प्रश्न को पॉज करके पढ़िए, फिर इसकी भी जो है कल मैं इसको विस्तार से चर्चा करा दूंगा। ठीक, तो यहीं तक रखते दोस्तों, धन्यवाद।